आज हम क्लास 9 की साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर नंबर 2 है और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को इसी क्लास में आज हम फिनिश करने वाले हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में है वो सारी की सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से हर एक बात को सुनना है, नोट डाउन करना है, ताकि क्लास के लास्ट तक इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके पहले का जो चैप्टर था यानी चैप्टर फर्स्ट वो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उस चैप्टर में हमने मैटर की फिजिकल स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। मैटर की फिजिकल स्टेट्स हमने 5 स्टेट्स ऐसी थी जिसके बारे में बात की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बीईसी या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हमको पढ़ना 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ही स्पेशली है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल स्टेट्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की। अब हम मैटर की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा और डेवलप करेंगे। हम एलिमेंट मॉलिक्यूल लेवल पे जाके मैटर को समझने वाले हैं, यानी केमिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले तो मैटर के बारे में ही है, लेकिन मैटर के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाके और अच्छे से समझने वाले हैं। तो जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर को एंड किया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल स्टेट, वहीं से इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और मैटर के बारे में और बेहतर ढंग से समझेंगे। एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमने जो एंड किया था लास्ट क्लास को यानी चैप्टर फर्स्ट को, वो एंड किया था मैटर पे। मैटर क्या है इसके बारे में अभी बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैटर हम किसको बोलते हैं। मैटर की 3 मेन स्टेट्स के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑब्वियसली फोर्थ स्टेट प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट बीईसी भी है, लेकिन उसका डिस्कशन हम नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा है। मैटर को हम और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। हम अपनी डे टू डे लाइफ में प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो, कोई चीज मिक्स ना हो, जो हम चाहते हैं वही हमको मिले तो वो प्योर है। लेकिन जो हम चाहते हैं उसके अलावा कोई चीज उसमें मिक्स कर दी जाए तो हम बोलते हैं इम्प्योर है। जैसे शुद्ध देशी घी, सिर्फ देशी घी होगी तभी हम उसको बोलेंगे शुद्ध या प्योर बोलेंगे। शुद्ध दूध का मतलब हमारा होता है कि उसमें पानी या कोई दूसरी चीज की मिलावट ना हो, करेक्ट। लेकिन अगर पानी या दूसरी चीज की मिलावट नहीं है, हमको दूध ही सिर्फ मिलता है तो हम तो बोलेंगे प्योर है। लेकिन साइंस की भाषा में हम उसको इम्प्योर बोलते हैं। साइंस का क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे साइंस ऐसा बोलता है, वही इस क्लास में हम डिटेल में समझने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस को हम साइंस में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स अभी तक साइंटिस्ट ने 118 डिस्कवर किए, ठीक, जिसमें 98 है नेचुरल ऑकरिंग एंड बाकी जो है 20 एलिमेंट्स जो हैं वो मैन मेड है।
इसके बारे में तुम्हारे बुक में दिया गया 100 तक दिया गया, लेकिन 118 एलिमेंट अब तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें 98 तो नेचर में पाए जाते हैं और 20 है मैन-मेड। तो ये एलिमेंट के बारे में एक ब्रीफ जानकारी हो गई कि एलिमेंट अभी तक डिस्कवर कितने किए गए। ठीक, जो मेन टॉपिक है क्लास 9 के स्टैंडर्ड का वो ये है कि एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। तो एलिमेंट जहां पे होगा ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होंगे, तो हम लिखेंगे मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होता है, ये मेड अप ऑफ 2 or more than 2 types of atoms। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आयरन लूं, अब आयरन को Fe से दिखाते हैं, आयरन को या लोहे को उसके ढेर सारे एटम में ले लूं, तो एटम में एक ही टाइप का ले रहा हूं, आयरन 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 आयरन, तो ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। गोल्ड सोना Au से दिखाते हैं, सिल्वर है Ag से दिखाते हैं, राइट। इसी तरह से कापर को Cu से दिखाते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 से दिखाते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 से दिखाते हैं, नाइट्रोजन गैस को N2 से हम दिखाते हैं। यहां पे ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन ही है, इसलिए हम इसको एलिमेंट की कैटेगरी में रखेंगे। यहां पे आता है इसका एग्जांपल H2O है। अब देखो H2O एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, यानी 2 डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए हम H2O को कंपाउंड बोलेंगे। NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, तो इसमें 2 टाइप का एटम है, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है ये। ग्लूकोज में देखो कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 है और ऑक्सीजन का 6 है। ये तीनों डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं, मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन का, ग्लूकोज का कंपाउंड बन रहा है, करेक्ट। तो यहां पे 2 या 2 से ज्यादा है और यहां पे एक ही टाइप का एटम है, तो ये तो मेन डिफरेंस हुआ। तो पहला डिफरेंस तो यहां पे तुम इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन आता है एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो तुम बता सकते हो। एलिमेंट जो होगा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे आयरन का एक एटम लो तुम या आयरन का 2 एटम लो, एक एक एटम की प्रॉपर्टी ये शो करेगा। इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ठीक है। ये एक एक एटम की प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि इस केस में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दूसरी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी दूसरी, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी एक डिफरेंट टाइप की ही प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कंस्टिट्यूएंट जो एटम है उनकी प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंपाउंड जो होते हैं इट डज नॉट शो properties of constituent atoms। ये बात कंपाउंड के लिए तुमको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये चीज हम आगे बढ़ेंगे जो टॉपिक मिक्सचर, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है। समझते हैं, हाइड्रोजन गैस अगर तुम लोगे तो पॉप साउंड के साथ चलती है। ऑक्सीजन गैस लोगे तो ऑक्सीजन गैस हेल्पफुल होती है किसी चीज की बर्निंग के लिए, कोई चीज जलाना, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो नहीं जलेगी, यानी ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है बर्निंग के लिए। H2O पानी जो होता है, पानी का काम होता है किसी आग को बुझाने के लिए या पीने के लिए। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पॉप साउंड के साथ जलना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जलने में हेल्पफुल होना
और पानी की प्रॉपर्टी जलती हुई चीज को बुझा देना, एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी खो गई, H2O की एक डिफरेंट ही प्रॉपर्टी आ गई। जबकि इसमें गोल्ड का इतना गोल्ड लो या इतना गोल्ड लो ना, तो गोल्ड की ही प्रॉपर्टी रहेगी, वो एक एक एटम की प्रॉपर्टी को रिटेन किए रहता है। तो ये दो अंतर तुम एलिमेंट और कंपाउंड्स में तुम लिख सकते हो। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद हम एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई करेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ठीक है, तो इसको मिटा दो भी थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स, पहला मेटल और दूसरा नॉन मेटल। क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस मेटल और मेटल में, नॉन मेटल में क्या होता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा। और तीसरा ऑब्वियसली एक होता है मेटलॉइड। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। मेटल जो होता है ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल, इसका मीनिंग शॉर्ट में लिख देता हूं, थिन शीट में कन्वर्ट करना। किसी चीज को थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट करना का मतलब होता है कि उसमें मैलिएबिलिटी की खूबी है। कोई भी मेटल अगर तुम लोगे, उसको हैमर करोगे या उस पर प्रेशर डालोगे तो थिन शीट में बदल जाएगा। मेटल की प्रॉपर्टी जब तुम लिख रहे हो तो आयरन या लोहे को ध्यान में रखो। नॉन मेटल को लिख रहे हो तो कार्बन या कोयले को ध्यान में रखो। तो फटाफट लिखते चले जाओगे। तो पहले मेटल मैलिएबल होता है। हाँ, लोहे को अगर पीटोगे तो चादर के रूप में फैल जाएगा, यानी मेटल मैलिएबल हो। कोयले को पीटे हुए तो क्या चादर के फॉर्म में आता है? नहीं, वो तो टूट जाता है। तो इसका मतलब जो नॉन मेटल होगा वो नॉन मैलिएबल होगा। तो यहां पे नॉन मैलिएबल लिख सकते हो। या एक दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल जैसे बिस्किट है, तोड़ो तो कैसे टूटता है, वैसे कोयले पे भी जोर मार के तोड़ोगे तो वैसे ही टूटता है। तो ब्रिटल होते हैं, नॉन मेटल जनरली ब्रिटल होते हैं। अब ये मैलिएबल की प्रॉपर्टी जो मेटल में होती है ना, इसका यूज हम बहुत सी जगह करते हैं। एक तो शीट बनाने में हम करते हैं। तुमने देखा होगा जो खाने को लपेट के जिस फॉइल में हमको दिया जाता है वो एल्यूमिनियम की होती है। तो एल्यूमिनियम के अंदर मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है ना, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसको थिन शीट में थोड़ा सा एल्यूमिनियम लिया जाता होगा और थिन शीट में करके उसकी पन्नी बना दी जाती है। मिठाई होती है, मिठाई में चमकती हुई चीज दिखती है, वो सिल्वर होता है, एजी, वो भी मेटल होता है, उसकी थिन शीट बना दी जाती है। जो गोल्ड होता है, गोल्ड में भी मैलिएबल की प्रॉपर्टी, अगर उसको हम प्रेशर डालें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गोल्ड एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी है थिन शीट में बदलने की, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल साइंटिस्ट ने बहुत किया है। तो ये एग्जांपल दिमाग में रहनी चाहिए कि इन मेटल्स में मैलिएबल की प्रॉपर्टी सब में होती है मेटल में, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही होती है। किसमें? एल्यूमिनियम में, गोल्ड में, राइट, और सिल्वर में, राइट। तो एक प्रॉपर्टी हमने ये समझा। दूसरा, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब थिन वायर में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लोहे को पकड़ो और लोहे को खींचो, ऐसे लंबे तार में बदल जाएगा। तो डक्टिलिटी की खूबी वो खूबी है जिसके द्वारा हम किसी मेटल से तार बना सकते हैं, लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन कोयले को लो, कोयले का तार बनाओ, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब नॉन मेटल, नॉन डक्टाइल होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक बात। गोल्ड जो होता है, जिस AU से हम उसको दर्शाते हैं। गोल्ड अगर 1 ग्राम हम ले लें और उसका तार बनाना चाहे 1 ग्राम गोल्ड से, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो इसका मतलब उसमें डक्टिलिटी की खूबी बहुत ज्यादा होती है गोल्ड में। तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं।
सोनरस मतलब साउंड से रिलेटेड होता है, यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे स्कूल में बेल होती है, बेल मेटल से मिलकर बनी होती है। जब उस पर हम इस तरह से बजाते हैं, जोर मारते हैं, तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो जो मेटल होते हैं उसमें आवाज प्रोड्यूस करने की क्षमता बहुत होती है, इसे बोलते हैं सोनरस। कोयले के ऊपर हथौड़ा मारो, क्या होगा? नहीं, इस तरह की आवाज देगा। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे तीसरे में नॉन सोनरस होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो नॉन मेटल होंगे इसके ऑपोजिट होंगे, यानी नॉट अ गुड कंडक्टर भी लिख सकते हो, या एक टर्म कंडक्टर का ऑपोजिट होता है इंसुलेटर, वो लिख सकते हैं, इंसुलेटर होते हैं। यानी कंडक्टर का मतलब होता है इससे करंट अच्छे से पास हो जाता है। लोहे को जहां पे करंट फ्लो कर रहा है वहां पे रख दोगे तो करंट बहुत तेजी से लगता है, इसका मतलब उसके अंदर करंट पास हो रही है। तो जो लोहा होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाइक है या कार है, अगर धूप में रख दो, काफी देर तक बहुत तेज धूप हो रही है तो गर्म हो जाता है बिल्कुल, जो लोहे का पार्ट होता है, इसका मतलब उसमें हीट भी ट्रांसफर हो रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट। कोयले में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ उसमें हीट में भी रख दो तो उतना तो गर्म नहीं होंगे जितना मेटल गर्म होते हैं। मेटल जनरली लस्ट्रस होते हैं, वो चमकते हैं। जैसे लोहा है वैसे तो चमकता नहीं रहा है, सैंड पेपर से उसको रगड़ तो देखो चमक होती है। कोई भी मेटल लोगे, जब उसको रगड़ोगे, ऐसे साफ करोगे तो तुम देखो चमकदार होगे, लस्ट्रस होते हैं। कोयला क्या चमकता है? नहीं भाई, कोयला तो काला होता है, चमकता कितना है। ये होते हैं, और इसमें लिख सकते हो नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस। ठीक, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी हो गई, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। इसमें तुम लिखना चाहो लोहा लिख सकते हो, कॉपर लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, गोल्ड लिख सकते हो। इसमें लिखना चाहो तो कार्बन लिख सकते हो, सल्फर लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो, नाइट्रोजन लिख सकते हो, फास्फोरस लिख सकते हो, राइट। और भी बहुत से नॉन मेटल हो, जैसे क्लोरीन लिख सकते हो, ब्रोमीन लिख सकते हो। ये सब एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली गैसेस होती हैं, तो N2 के फॉर्म में लिख दें इस तरह से, राइट। अब फास्फोरस के बारे में पढ़ोगे कि P अकेले नहीं होता, ये P4 के फॉर्म में होता है आगे के चैप्टर में, ठीक। तो ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ जगह एक्सेप्शन भी होता है। कोयले का एग्जाम्पल दिया तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि कार्बन से कोयला बनता है और कार्बन से ही डायमंड भी बनता है, तो डायमंड तो बहुत चमकता है, सबसे ज्यादा चमकता है, सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है। तो ये एक्सेप्शन है। जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। जो डायमंड होगा ये बना होगा किससे? कार्बन से, और ये नॉन मेटल होगा। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं जनरली चमकते नहीं है, राइट ना, लेकिन जो डायमंड बहुत चमकता है, तो ये एक्सेप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह कार्बन से बनता है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। ये बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पेंसिल की नोक है और कहीं पे तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो वहां लगा दोगे, करंट लगेगा, क्योंकि वो कार्बन का ही बना है, लेकिन अच्छा होता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं? तो कार्बन से बना ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल, ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, करेक्ट। और डायमंड लस्ट्रस होता है, बहुत चमकता है, डायमंड अपनी चमक के लिए ही पहचाना जाता है। तो देखो ये एक्सेप्शन भी होगा। जनरली तुम मेटल देखते हो ना तो वो सॉलिड फॉर्म में तुमको दिखते हैं, लेकिन एक मेटल होता है मरकरी, जो थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर जब बुखार हमको होता है तो थर्मामीटर जो मुंह में लगाते हैं उसमें देखो एक काला काला सा ऐसे लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड ऐसे चढ़ता चढ़ता जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड ठोस फॉर्म में होते हैं,
लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे मरकरी है, राइट, इसको लिख सकते हो तुम, मरकरी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, राइट। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली गैसेस, गैसेस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोमीन, Br2, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर। इसके बारे में केमिस्ट्री में तुम बहुत बार पढ़ोगे कि ब्रोमीन वाटर क्या है, ब्रोमीन जल की रिएक्शंस भी कराई जाती है, राइट। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जो मैंने तुमको बता दिए ताकि तुमको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये तो बातें हो गई भाई मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस, और कुछ एक्सेप्शन था उसके बारे में भी हमने बातें कर ली। एक्सेप्शन के बारे में ऑब्वियसली तुम हायर क्लासेस में और ज्यादा पढ़ोगे। ये क्या होता है, ये ना तो मेटल होता है ना तो नॉन मेटल होती है, एक्चुअल में बीच में होता है, ना मेटल की प्रॉपर्टी ना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसका एग्जाम्पल जानना जरूरी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और बोरॉन है। सिलिकॉन चिप बनाई जाती है, इसको सिलिकॉन को हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। देखो सेमी मतलब आधा, ये ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बीच में है तो सेमी कंडक्टर है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, और भी ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन क्लास 9 के लिए ये 2-3 एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है। सिलिकॉन चिप का यूज हम करते हैं उसी मोबाइल में, कंप्यूटर में, और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलिकॉन चिप मतलब ये मेटलवाइड है, ये कम इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बारे में तुम हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, क्लास 12 में फिजिक्स में सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में, तब तुम समझोगे ये कितना इंपॉर्टेंट मेटलवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, आई होप तुम समझ भी गए होगे, तो मैं इसको मिटा भी दे रहा हूं। तुमको ट्रिक भी मैंने समझाया कि किस तरह से मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लिखता है। एक मेटल में तुम आयरन को ध्यान में रखो और नॉन मेटल में कार्बन को ध्यान में रखो, या कोई लिखो और फटाफट लिखते चले जाओ। मेटल हो गया और नॉन मेटल हो गया। कंपाउंड के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, थोड़ा सा कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई, इसको 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से। मेटल नॉन मेटल तो समझ ही गए तुम, राइट। जैसे मैं बताता हूं MgCl2, तो ये मेटल है, नॉन मेटल है, तो ये कंपाउंड क्या हुआ, आयनिक कंपाउंड हुआ, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं AgCl, तो सिल्वर है जिसको चांदी बोलते हैं, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो कंपाउंड क्या होगा, ये हो गया आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। फिलहाल पहचानना बड़ा आसान हुआ, मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन करने से बनते हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। तो क्या वाटर को हम बोल सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, देखो H2, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड हुआ। C6H12O6 ग्लूकोज, कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो ये ऐसे कंपाउंड हुआ कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक बात। ये हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा और हमने फर्दर क्लासिफाई करके कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के बारे में आयनिक का अलग से, कोवैलेंट का अलग से, तुम ऑब्वियसली आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे और थोड़ी सी डिटेल तुम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो ये तो हो गया कंपाउंड के बारे में, मिटा दो। अब हम मूव करेंगे, प्योर सब्सटेंस तो हम पढ़ चुके, अब इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर में हमने पढ़ा एलिमेंट
और एलिमेंट में हमने पढ़ा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में। और कंपाउंड्स में हमने दो तरह के कंपाउंड्स पढ़े और साथ ही साथ एलिमेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये भी हमने समझा। अब जो मिक्सचर होगा, या तो एक एलिमेंट मैंने लोहा लिया और कॉपर लिया, दोनों को मिला दिया, ये एलिमेंट अकेले अकेले तो एलिमेंट है लेकिन दोनों को मिला दिया तो हमको इम्प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। या ऐसा होगा कि मैं एलिमेंट के साथ कंपाउंड को मिला दूं, राइट, आयरन को मिला दूं पानी के साथ। या ऐसा होगा कि वाटर को मैं मिला दूं लेट्स से ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दो एलिमेंट को मिलाने से, दो कंपाउंड को मिलाने से, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड, या दो एलिमेंट दो कंपाउंड, कोई भी कॉम्बिनेशन अब हम करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड के साथ तो हमको मिल जाता है मिक्सचर, और जिसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं कि वो इम्प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर, बोलते हैं, और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम डिटेल में समझेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन का नाम तुमने जरूर सुना होगा, तो मैं होमोजीनियस मिक्सचर को बोल सकता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट हमेशा वन ही होता है किसी सॉल्यूशन में, और ये हमेशा जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा उसी को हम सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट में होना चाहिए। सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट होगा उसको हम सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बोल देंगे, और बाकी जो होगा उसको हम सॉल्यूट बोल देंगे। ये हमेशा एक ही होगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया और 10 ग्राम उसमें शुगर डिसॉल्व कर दी, तो ज्यादा पानी है, शुगर कम है, तो शुगर हो गई सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। अब मैंने नमक भी डाल दिया उसमें, नमक की मात्रा पानी की मात्रा से कम है, तो 2 सॉल्यूट हो गए और सॉल्वेंट एक ही है। यानी सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में वही होता है। तो ज्यादा मात्रा में होता है, इससे सॉल्वेंट डिसाइड किया जाता है। अगर मैंने 10 किलो चीनी ले ली और 2 मिलीलीटर पानी उसमें डाल दिया, तो अब सॉल्वेंट चीनी हो गई, ना कि वाटर। समझ पाया डिफरेंस? तो केमिस्ट्री में इस तरह से सॉल्वेंट और सॉल्यूट की डेफिनेशन को हम तय करते हैं, बताते हैं। ठीक, अब अगर सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक ही तरह से पूरी अच्छी तरह से फैल जाए, तो हम ऐसे केस को बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे पानी लिया हमने, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, मिक्स हो गया, उसके बाद मैं पानी कहीं से भी लूंगा हर जगह टेस्ट सेम होगा। यानी जो सॉल्यूट का पार्टिकल है, चीनी का पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सॉल्वेंट में हो गया। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर हम बोलते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर में हमने देखा सॉल्यूट का पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन अगर मैं चीनी और डालता जाऊं और डालता जाऊं और डालता जाऊं, और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो फिक्स करके रखूं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी घुलेगी नहीं, वो चीनी जाके नीचे जिस बर्तन में हम ये घोल रहे हैं बैठना शुरू हो जाएगी। तो यहां पे अब 2 तरीके सॉल्यूशन आ गए। एक तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी घुलती जा रही है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीनी नहीं घुलती जा रही। या तुम ऐसा सोचो, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट घुलता जा रहा है और एक ऐसा है जिसमें सॉल्यूट
घुलता नहीं जा रहा है। तो उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुलता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। तो फिक्स टेम्परेचर, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का पार्टिकल घुलता जा रहा है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुम सॉल्यूट के पार्टिकल को घोलते जा रहे हो, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट लिया तुमने पानी का फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर भी फिक्स है, अब उसमें तुम चीनी घोलते जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी आती है कि चीनी अब फर्दर तुम डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन जिसके बाद तुम चीनी डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, तो जो सॉल्यूशन तुमको मिला वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन चले, फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज नॉट पॉसिबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आने पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मिलने पे जितना अमाउंट मैंने सॉल्यूट का घोल दिया है ना, वो सॉल्युबिलिटी को भी बताता है। कोई चीज कितनी घुलनशील है वो भी तो बता दिया, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर क्लासेस में जब तुम जाओगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी का जो टर्म है उसको भी तुम बेहतर ढंग से समझोगे। तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब मिल जाता है तो हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, ये हो गया सॉल्वेंट। जैसे मान लो सॉल्युबिलिटी तुमको निकालना है, अगर तुमने 10 ग्राम चीनी डाली, 10 ग्राम शुगर डाली, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्वेंट पे, मतलब 100 ml वाटर में, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी निकालना है। बड़ा देखो, मैंने सॉल्यूट को ऊपर रखा और सॉल्वेंट को नीचे रखा, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.1 आ गया, यानी 0.1 ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्युबिलिटी है शुगर के वाटर में। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी वैसे सिंपल टर्म में तुम समझो बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब कोई चीज कितनी मैक्सिमम तुम घोल सकते हो। मैक्सिमम तुमने घोला, उसके बाद नहीं घोला, जितना घोला तुमने सॉल्यूट को और जितने अमाउंट में घोला सॉल्वेंट के, वही हो गई सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को इस तरह से हमने समझा। अब इसी के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम क्वांटिटी बताते हैं। जैसे हमने बोला कि 100 ml पानी में अगर 1 ग्राम शुगर डालेंगे तो हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। अगर कोई भी ये कॉम्बिनेशन लेके आता है 100 ml में 1 ग्राम चीनी डाल के आता है तो हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, उससे कम आएगा तो हम डाइल्यूट बोल देंगे, राइट। तो इसके लिए 3 फार्मूले आ जाते हैं, उन 3 फार्मूले को भी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो, एक है वेट बाय वेट, या इसको मास परसेंट के नाम से भी जानते हैं, मास परसेंटेज, ठीक। अब मास और वेट को, मास अलग होता है, वेट अलग होता है, फिजिक्स में ऐसा बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा मास और वेट तुम एक ही समझ के चलो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका फार्मूला अभी लिख लेंगे। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम का फार्मूला, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सी हैं, लेकिन हम इन 3 के बारे में ही क्लास 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये परसेंट में हम दिखाते हैं, तो इस तरह से देखो,
मास पर्सन को दिखाना बड़ा आसान है, वेट बाय वेट है ना, तो ऊपर लिखो वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसमें ऊपर वेट है तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख दिया हमने, ठीक है। नीचे जो है वो वेट ही है, देखो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट नहीं है, ठीक। वेट, अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला तो अभी ही याद हो गया होगा तुमको, राइट। 100 है, परसेंटेज की बात कर रहा है तो सब में 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बड़ा आसान है। अगर ये देख, ये वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखोगे तो तुम वेट वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम वॉल्यूम, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये तुमको फार्मूला मिल जाएगा। अब इन तीनों फार्मूले का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो तुमको बताऊंगा, तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यूज ही नहीं है। इस फार्मूले का समझना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो दवाएं बनती हैं, दवाओं में जो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, उसका फिक्स कंपोजिशन होता है। किसी भी दवा, जो शीशी होती है उसको देखो तो उसमें फिक्स कंपोजिशन होता है। फिक्स कंपोजिशन तभी हो सकता है जब इन सारी टर्म्स को और इसके अलावा और भी टर्म्स को हम समझें, जानें, तभी तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना हमको सॉल्यूट डालना है ये हमको आइडिया होगा। बच्चों को दवाएं दी जाती हैं तो कम दी जाती हैं, या एक फिक्स्ड अमाउंट ही होता है, कितने साल के बच्चे को इतना ही दिया जा सकता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं। जो एक होता है फ्लोराइड आयन, वो पानी सर्कुलेट होता है तो उसमें डाल दिया जाता है जिससे हमारे दांत खराब ना हो। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया फ्लोराइड आयन का तो दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। यानी जो चीज पहले फायदेमंद की थी कॉन्सेंट्रेशन कम होने पे, अब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने पे वो नुकसान पहुंचा रही है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हम कर दें तो ऐसे केस में चूहे की दवा बन जाती है। चूहे की दवा पॉइजनस होती है, उसको खा ले अगर कोई इंसान तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से इफेक्ट भी एक ही चीज का अलग अलग होने लगता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आने वाली क्लासेस में और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में तुम पढ़ोगे, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, इन सब चीजों के बारे में तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, डिफरेंट टर्म। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। एक बात और इसमें हमको पढ़ना है जो तुम्हारी बुक में दी गई। सॉल्यूशन जो होंगे होमोजीनियस मिक्सचर ही होंगे। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। इनके एग्जाम्पल भी समझना जरूरी है। देखो, सॉलिड सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूशन की होगी वो सॉलिड होगी, यानी देखने में तुमको सॉलिड लगेगा। इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं जिंक को कॉपर के साथ मिला दो, अब ये दोनों सॉलिड पिघला दो, पिघला के इसका 30% ले लो और इसका 70% ले लो, यानी 100 में 30 ये होने, 100 में 70 ये होने, मिला दोगे तो तुमको एक सॉल्यूशन मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम ब्रास के नाम से जानते हैं। ब्रास एक एलॉय है। एलॉय क्या है ये समझना यहां पे जरूरी है। एलॉय मेटल या मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक फिक्स कंपोजिशन हम रखते हैं तो एलॉय बनता है।
ये सोल्यूशन ही होता है, क्योंकि जिसका अमाउंट ज़्यादा, जैसे कॉपर का अमाउंट ज़्यादा, जिंक का कम, पिघला दिया गया, लेकिन जिंक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉपर में। तो एक सोल्यूशन बना, लेकिन सोल्यूशन कैसा? सॉलिड सोल्यूशन। और इसमें एलॉय इसका एक एग्जांपल है। इसी तरह से निक्रोम होता है, निकिल और क्रोमियम का बना हुआ एलॉय। ये एलॉय जो आयरन होता है, जो प्रेस हम करते हैं कपड़े अपने, उसके अंदर वायर होता है। तो एलॉय की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऐसी खूबी देने लगता है कि जो कॉपर नहीं देगा, जिंक नहीं देगा, वो ब्रास में वो खूबी आ जाएगी। जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। अब स्टील में दो मेटल को मिला दिया गया और स्टील बना दिया गया। तो जो आयरन में प्रॉपर्टी नहीं थी, वो स्टील में प्रॉपर्टी आ गई। तो एलॉय इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एग्जांपल ये तुमको एलॉय में याद रखना है। तो सॉलिड सॉल्यूशन समझ गए कि जो फिजिकल स्टेट सॉलिड के फॉर्म में दिख रही है, इसमें मेटल। अच्छा, एलॉय का मतलब ये कतई नहीं होता कि सिर्फ मेटल मेटल ही मिलाया जाता है। एक मेटल में नॉन मेटल भी मिलाया जा सकता है और मेटल भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, समझ में बात? तो एक एग्जांपल तो ये। अब लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि हमको शुगर सिरप कैसा दिखता है? लिक्विड के फॉर्म में। तो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में मिला दिया जाता है, जैसे सोडा वाटर होता है। सोडा वाटर जो बनाते हैं या कोल्ड ड्रिंक आती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किए रहते हैं। गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व कर दिया हमने, तो हमको कोल्ड ड्रिंक मिलती है। और उस कोल्ड ड्रिंक को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मतलब जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं, वो भी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। गैसेस सॉल्यूशन में जैसे ऑक्सीजन गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है 21%, और नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस होती है लगभग 78%। इसका मिक्सचर हम कहीं पर भी जाएं पूरे वर्ल्ड में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन उसमें 21% होगी। तो ये भी एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का। ठीक है, तो आई होप तुम अब सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन, जैसे सॉलिड को तुमने लिक्विड में मिलाया, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया। जैसे लिक्विड में लिक्विड को मिलाया तो लिक्विड ही दिख रहा है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। जैसे अल्कोहल, शराब को तुमने पानी में मिला दिया, तो वो भी लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल तुम्हारे बुक में है वो मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक, मिटाओ। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि इसको बेहतर ढंग से हम समझ सकें। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक कोलॉइड में और एक सस्पेंशन में। और होमोजीनियस मिक्सचर तो ऑब्वियसली हमने पढ़ ही लिया, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, इसमें हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे शुगर सिरप लिया तो हमने उसको पिया, हर जगह टेस्ट मुझे एक ही जैसा मिलता है। अब दूध को लोगे, दूध को पियोगे तो उसका टेस्ट तो एक ही जैसा होता है। तो क्या दूध को तुम होमोजीनियस मिक्सचर बोलोगे? तुम बोलोगे ऑब्वियसली अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग टू मैं बोलने ही वाला हूं कि होमोजीनियस है, लेकिन साइंस की भाषा में वो होमोजीनियस नहीं है। तो पता ये चला होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि टेस्ट कैसा है। जनरल भाषा में हम टेस्ट करके या देख के ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर प्रूव करना है तो वो डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो उसकी साइज क्या है। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में बच्चों होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर किसी चीज पे माइनस पे यहां पावर ज्यादा हो, इसका मतलब वो पार्टिकल बहुत ही छोटा है। तो ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसका साइज होता है 100 नैनोमीटर, तो ये तो बड़ा होता है, राइट। इसकी साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच की होती है।
तो इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनके डायामीटर जो होता है, ये साइज जो होती है वो बड़ी छोटी होती है। यहां पे इन दोनों के बीच की होती है और यहां सबसे बड़ी होती है। कोलॉइड का सॉल्यूशन हम मिल का एग्जांपल ले सकते हैं और यहां पे हम ले सकते हैं जैसे चॉक को हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर के अंदर, उसको अच्छे से स्टिर किया, उसके बाद वो चॉक उसमें घुल गई, छोड़ दिया, धीरे धीरे चॉक बैठनी शुरू हो जाएगी। तो तुम देखते होगे इसमें तुम चॉक के पार्टिकल को देख सकते हो अपनी नेकेड आइज से, इसमें तुम पार्टिकल को देख नहीं पाते, इसमें पार्टिकल को देख नहीं पाते। तो जब पार्टिकल को देख नहीं पाते तो तुम डिसाइड कैसे करोगे कि कौन से पार्टिकल की साइज छोटी है और कौन से पार्टिकल की साइज बड़ी है। तो इसमें हमारी हेल्प करते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है टिंडर। उन्होंने बोला देखो अगर इस तरह का कंफ्यूजन तुमको हो जाए तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज होमोजीनियस है और कौन सी मिक्सचर हेट्रोजीनियस है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, अब ये हम समझते हैं। एक ट्रांसपेरेंट बर्तन लो कांच का, दूसरा बर्तन लो कांच का, तीसरा बर्तन लो कांच का, इसमें भर दो जो सॉल्यूशन जिसको चेक करना चाहते हो। यहां पे टॉर्च लो, इस तरह से टॉर्च से लाइट मारो, ठीक है। यहां पे जो टॉर्च से लाइट मारोगे ना तो बीम ऑफ लाइट यहां पे तुमको दिखेगा, सॉल्यूशन के अंदर दिखेगा कि लाइट पास हो रही है, यहां पर भी दिखेगा पास हो रही है। जैसे किसी रूम में बैठे हो, रूम में छोटा सा झरोखा है, वहां से रोशनी आ रही है तो तुमको दिखता है प्रॉपरली कि वो लाइट रेज वहां पर आ रही है, करेक्ट, दिखता है। ऐसे ही तुमको दिखेगा। जहां पर तुमको ये लाइट रेज दिख रही है उसको तुम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल दोगे। तो हमने इसको बोल दिया हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस में कोलॉइड्स भी हो सकते हैं और सस्पेंशन दोनों हो सकता है। सस्पेंशन ये चौक वाला जिसके पार्टिकल बड़े बड़े दोनों हो सकता है। दोनों में हेट्रोजीनियस रहेगा तो उसमें ये बीम ऑफ लाइट या पाथ जरूर दिखेगा। तो हेट्रोजीनियस जिसमें नहीं दिखेगा उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे। अब ये तो बड़ा आसान हो गया। अब तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों होता है, इसमें तो पाथ नहीं दिख रहा है लाइट का, इसमें दिख रहा है, तो ऐसा होता क्यों है, राइट। उसका रीजन है पार्टिकल की साइज। जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं कि लाइट के पार्टिकल उसमें टकराते हैं तो टकरा के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते। देखो बच्चों, हम किसी चीज को अगर देखते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जो वस्तु हमको दिखाई दे रही वहां पे लाइट रेज पड़ती है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है तो हमको चीजें दिखाई देती है। अगर इसकी साइज होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है तो लाइट रे आएगी, स्कैटर तो कर नहीं पाएगी, स्कैटर करके हमारी आंख पे नहीं आएगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस केस में होमोजीनियस मिक्सचर में हमको लाइट नहीं दिखाई देती। यहां पे साइज छोटी है लेकिन इतनी साइज जरूर है कि वो लाइट रे को स्कैटर कर सके, उसको बिखेर सके। और जब लाइट रे स्कैटर करके हमारी आंख पे पड़ती है तो हमको लाइट रे कोलॉइड के सॉल्यूशन में दिखाई पड़ती है, जैसे यहां पर दिखाई पड़ रही है। सस्पेंशन तो वैसे भी हमको दिखाई ही पड़ता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में तुमने देखा कि मिल्क जैसे उसका टेस्ट एक ही जैसा होता है, तो डिफरेंशिएट हमने टिंडाल। अब ये इफेक्ट जो है, जो लाइट रेज यहां पे अपीयर हो रही है, इसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। तो आई होप तुम होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस कैसे टिंडाल इफेक्ट से करना है ये तुम समझ गए होंगे। अब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से कोलॉइडल ऐसी चीज कोलॉइड्स हमको दिखते हैं, राइट। तो कुछ के मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको देख लो। उसके एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं। तुमने देखा होगा शेविंग क्रीम ना, शेविंग क्रीम जिससे शेविंग करते हैं। तो शेविंग क्रीम जो है इसका कोलॉइड जो होता है उसको हम फोम बोलते हैं, ठीक है। और ये गैस डिसॉल्व की जाती है वाटर के अंदर तो ये हमको मिलता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं फोम। कोहरा मिस्ट होता है, जंगल जो डेंस होता है, डेंस फॉरेस्ट है, इसका चित्र तुम्हारे बुक में दिया गया है। वहां पर भी तुमको लाइट रेज ऐसे दिखती है, तो लाइट रेज दिख रही है, वो भी कोलॉइड्स का एग्जांपल है, तभी तो लाइट रेज वहां पे दिख रही है। डेंस फॉरेस्ट में लाइट रेज की
जहां कैनोपी होती है वहां से लाइट रेज आती हुई दिखती है। उसमें क्या होता है, वो होता है एरोसॉल होता है, एरोसॉल उस कोलॉइड को हम बोलते हैं। इसमें वाटर जो होता है, वाटर के पार्टिकल गैस में घुले होते हैं। तो जो चीज घुल रही है कोलॉइड में उसको बोलते हैं, जिसमें घुल रही है उसको डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं बच्चों। यानी जिसकी मात्रा ज्यादा है कोलॉइड में उसको डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं, और जो सल्यूट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो इन शॉर्ट कोलॉइड में ये सल्यूट है जिसको डिस्पर्स फेज बोल रहा है, और जिसमें घुल रहा है सॉल्वेंट है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम हम बोलते हैं। ये जो मिस्ट है, मिस्ट जंगलों में मिस्ट दिखता है हमको ना, वो होता है वाटर डिसॉल्व होता है गैस में, इसको एरोसॉल बोलते हैं। ये कोलॉइड का एग्जाम्पल है, और यहां पे तुम देखोगे लाइट रेज तुमको दिखेगी, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत से कोलॉइड्स होते हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, तो तुम इनको देख सकते हो, तुम्हारे बुक में भी ये दिए गए हैं। तो हमने समझा कि कोलॉइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, और बाकी चीजों के बारे में। अब हम समझेंगे कि जो कंपाउंड होता है और मिक्सचर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस, तो इसको भी बहुत ध्यान से तुमको समझना है। हमने समझा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। हमने समझा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या संबंध है। अब हम समझने वाले हैं कि जो कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलो फटाफट से अब इसको हम समझ लेते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं तुमको फटाफट से बता देता हूं। यहां पर मैंने कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में डिफरेंस लिख दिया हुआ है। अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म कंपाउंड्स। जैसे एक एलिमेंट हाइड्रोजन गैस है, दूसरी एलिमेंट ऑक्सीजन गैस है, और ये फॉर्मेशन इसने कर लिया H2O का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलके पानी का फॉर्मेशन कर रही है। यहां पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक दूसरा ही चीज बन गई जिसको हमने कंपाउंड बोला। इसकी ये जो है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, बना उसी से है लेकिन है डिफरेंट। यहां पे कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। जैसे शुगर है, वाटर में मिला दिया तुमने तो शुगर सिरप बन गया, तो क्या नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, या इसका जो केमिकल फार्मूला होगा इसका दूसरा होगा? नहीं, शुगर का जो फार्मूला होगा, वाटर का फार्मूला अब भी यहां पर है, वो चेंज नहीं हुआ। इसमें देखो फार्मूला ही बदल गया। जैसे मान लो मूंगफली है, मूंगफली को किसी चीज में तुमने मिला दिया, अब खा रहे हो। मूंगफली का टेस्ट जो होगा, कंपोजिशन होगा, वो तुम डिफरेंट कर सकते हो। अगर किसी चीज में मिला दिया तो वो अभी भी वही है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन गया। ये बात पहले पॉइंट में बोली जा रही है। फिक्स कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे अब पानी बन गया यहां पे, तो पानी जब बन गया तो पानी हम कहीं से भी अब लेके आएंगे, अगर पानी बोलेंगे तो उसका फार्मूला यही है, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, ये फिक्स है। अब ये चेंज नहीं हो सकता, चाहे टैप वाटर लाओ, चाहे गटर का वाटर लाओ, चाहे मिनरल वाटर लाओ, हर कंडीशन में पानी एक डेफिनेट कंपोजिशन ही रखेगा। यानी हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये फिक्स है, दुनिया में कहीं का भी पानी होगा, अब ये बदला नहीं जा सकता, तो वो है कंपाउंड। लेकिन जो मिक्सचर होगा उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होगी। जैसे पानी लिया तुमने, 1 लीटर पानी लिया, 1 ग्राम चीनी डाली, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो तुम कंपोजिशन को अलग वेरी कर सकते हो, राइट। कंपोजिशन अलग अलग भी हो सकता है मिक्सचर के केस में, जबकि
मॉलिक्यूल के केस में कंपोजिशन अलग नहीं हो सकता है। डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम। देखो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हाइड्रोजन पानी बना है, उसका फार्मूला H2O है, तो अब H2O की प्रॉपर्टी है कि ये आग को बुझा सकती है, जबकि हाइड्रोजन को अलग से गैस को लो तो बर्निंग साउंड के साथ चलती है। ऑक्सीजन किसी आग को बुझाने के काम आती है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो वाटर की प्रॉपर्टी में नहीं दिख रहा है। तो ये बने भले हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल कंपाउंड में वो रिटेन नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। तो डू नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स। यहां पे रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, इसमें तो होता है जैसे नमक खाने में नहीं तुमको पता चल जाता है, राइट? कैसे पता चलता है? क्योंकि नमक की जो प्रॉपर्टी है वो सब्जी बन भी गई तो वो वहां पर रहती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को खोता नहीं, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने खो दिया। कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। अगर इनको पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हो तो सिंपल फिजिकल मेथड से तुम नहीं कर सकते। जैसे पानी को गर्म भी कर दोगे तो पानी वाटर वेपर में बदल जाता है, लेकिन वाटर वेपर का फार्मूला तो H2O ही होता है, तो इसका मतलब वो चेंज। आइस है H2O फार्मूला, उसके बाद चेंज हुआ वाटर में तब भी H2O फार्मूला। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, यानी बॉयल भी कर रहे हैं तब भी सेपरेट नहीं हो रहा है। यानी फिजिकल प्रोसेस से हम इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल प्रोसेस से अलग कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम पानी को भी तोड़ सकते हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की एक प्रोसेस होती है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। दो रॉड होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसको हमने बैटरी से इस तरह जोड़ दिया, हाई वोल्टेज का करंट दिया, यहाँ पे पानी भर दिया तो पानी टूट जाएगा। पानी टूट के ये अलग अलग इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। ये जो हाइड्रोजन गैस होगी इधर चली जाएगी, ऑक्सीजन इधर, तो पानी को तो हमने तोड़ दिया। लेकिन ये प्रोसेस जो हमने यूज की ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस, जिसके बारे में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस तुम बोल सकते हो। तो मतलब पता ये चला कि जो कंपाउंड होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर हमको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हमको कोई केमिकल प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, करंट वरेंट पास करनी पड़ेगी, तभी टूटेगा। जनरल मेथड से तो नहीं तोड़ सकते। देखो इसमें ऑक्सीजन है तो पानी जहां हो अगर मैं डुबकी लगाऊं उसमें, मुझे ऑक्सीजन अगर मिलती रहे तो दम अंदर क्यों घुटे? ऑक्सीजन की कमी से ही दम घुटता है ना। तो हमारे पास ऐसा तो कोई मेथड नहीं है कि हम ऑक्सीजन को यहाँ तोड़ दें और तोड़ के अंदर ऑक्सीजन ले लें, तो ऐसा मेथड नहीं है। यानी जनरली हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, यानी फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, लेकिन केमिकल मेथड से हम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस। इसमें कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, इसमें सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। जैसे शुगर सोल्यूशन लिया, उसमें शुगर है, तुमने पानी गर्म कर, पानी उड़ गया, शुगर नीचे रह गया। नमक पानी है, पानी गर्म कर दिया, नमक रह गया, तो फिजिकल प्रोसेस से हमने कर लिया। मूंगफली जहां तुमने मिलाया, मूंगफली अलग कर दो, और जो सामान में मिला उसको अलग कर दो, सिंपल, अलग हो गया फिजिकल प्रोसेस से। तो इसमें अलग करना आसान होता है, इसमें बहुत मुश्किल होता है। आई होप कंपाउंड और मिक्सचर में तुमने डिफरेंस भी सीख लिया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मिक्सचर को सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। जैसे क्रोमेटोग्राफी से कैसे करते हैं, राइट, और डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, राइट। तो ये सब है ही नहीं, अभी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि डिफरेंट मिक्सचर है तो उसको अलग भी करने की जरूरत कभी कभी पड़ेगी ना, कि कैसे बहुत बेहतर ढंग से लिक्विड लिक्विड में मिला कैसे अलग करें, सॉलिड लिक्विड में बदला है कैसे अलग करें, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं। फिलहाल हमारे सिलेबस में इस साल तो नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको फिनिश हम कर लेते हैं।
उसके बाद इस क्लास को भी फिनिश करने वाले। आई होप बहुत मज़ा आएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन तुमको इस क्लास से मिली होगी। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में तो तुम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होगे, राइट। तो थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, नाम से ही लग रहा है, अगर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो फिजिकल चेंज हुआ। जैसे आई से वाटर और वाटर से वाटर वेपर, राइट। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी जो जैसा ये अपीयर हो रहा था वो अलग है। ये सॉलिड फॉर्म में था, ये लिक्विड था, ये गैस है। फार्मूला क्या है भाई, इसका H2 है, इसका H2 है, इसका भी H2 है, तो फार्मूला तो चेंज नहीं हुआ। ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल चेंज हो लेकिन केमिकल फार्मूला ना चेंज हो, फिजिकल चेंज हम कहते हैं। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस पूछा जाए तो ये फिजिकल चेंज हुआ, राइट। बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर पूछा जाए तो ये कौन सा चेंज हो रहा है, वेपर में बदलने का, ये कौन सा चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में बदलने, कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। जैसे वेजिटेबल, लो कैरेट ले लिया तुमने, गाजर, ठीक है। कैरेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल पार्ट में और लार्ज पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। कैरेट जो थी, अभी भी कैरेट का फार्मूला सब कुछ तो वही होगा, तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज हुआ। एक ट्री है, ट्री को काट दिया तुमने, तो ट्री लकड़ी की बनी होती है और कटने के बाद भी वो लकड़ी है, तो फिजिकल चेंज हुआ। यानी केमिकल फार्मूले में चेंज ना हो तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज क्या है बच्चों, जैसे अभी बताया कि पानी को तोड़ना ही है तुमको, तो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से तुम तोड़ दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। अब पानी का फार्मूला ये है, अब पानी का फार्मूला H2O, टूट के बन गया ये, इसको बैलेंस भी करना होना इस तरह से, तो ये भी ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से निकल गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट, अब केमिकल फार्मूला ये था, बदल के H2 हो गया, O2 हो गया, तो ये प्रोसेस क्या हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हुई, ठीक है। जैसे लकड़ी जलना शुरू हो जाए, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, अगर लकड़ी जल रही है तो लकड़ी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और एनर्जी निकलती है। तो ये जो कंबशन की प्रोसेस है, बर्निंग की प्रोसेस है, ये एक केमिकल चेंज हुआ क्योंकि उसमें केमिकल फार्मूला ही चेंज हो गया। जैसे CNG ऑटो होता है ना, उसमें मेथेन गैस होती है जिसका फार्मूला होता है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ना बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैं रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वाटर और इसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो CNG ऑटो में ये रिएक्शन होती है, देखो इसमें पहले केमिकल फार्मूला ये था, ये चेंज हो गया। तो CNG ऑटो में जो बर्निंग हो रही है वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। ऐसे LPG गैस आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें भी प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिक्सचर होता है, तो जब उस पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो जलती है। तो जो LPG हमारे घरों में गैस सिलेंडर आता है वो क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसी तरह से एक होता है कैंडल है, ये कैंडल इस तरह से भाई रखी हुई है, कैंडल ये विक है और ये कैंडल जल रही है। तो कैंडल में देखो ये मोम रहती है, मोम यहाँ पे पिघल के यहाँ पे आती है, तो ये तो फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन जो ये कैंडल है, कैंडल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल को हम केमिकल प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मोम में ही बदल रही है तो उसको फिजिकल भी बोल सकते हैं, राइट। मेन प्रोसेस क्या हो रही है, ये केमिकल चेंज ही हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगी बच्चों, बर्निंग वाली चीज हमेशा केमिकल ही मान के हम चलेंगे, ठीक बात। जैसे बर्निंग, यहाँ बर्निंग CNG ऑटो में जो मेथेन गैस की हो रही है, बर्निंग जैसे LPG गैस की, बर्निंग जैसे कैंडल की हो रही है, तो ये केमिकल प्रोसेस में हम इंक्लूड करेंगे। एक रस्टिंग ऑफ आयरन भी तुमने बच्चों कई बार पढ़ा होगा, यानी लोहे में जंग लगना, ये भी केमिकल प्रोसेस है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो कैसे है, जब रस्टिंग होगी ना बच्चों तो लोहा तो जरूरी है क्योंकि रस्टिंग उसी पे होगी, पानी जरूरी है और ऑक्सीजन जरूरी है, दोनों की जरूरी है। अगर दोनों होगी तभी रस्टिंग
लगती है। तो रस्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है क्योंकि उसमें लोहा धीरे धीरे खत्म होता जाता है, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो ये रिएक्शन होती है उसमें इस तरह से होती है Fe2O3 इंटू XH2। X क्या है, वाटर का कितना भी मॉलिक्यूल यहाँ पे तुम रख सकते हो। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा। तो ये फार्मूला जो है ना बच्चों, ये रस्ट का फार्मूला, जंग का फार्मूला ये है। तो देखो यहाँ पे आयरन ये अलग था, यहाँ पे फार्मूला डिफरेंट है, तो केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को हम एक केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ऐसी चीज जिसमें केमिकल फार्मूला ही चेंज हो जाता है तो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं, और जिसमें केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ऐसे बहुत से फिजिकल और केमिकल चेंज तुम भी जानते होगे, तो जो तुम जानते हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया। अब फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं फटाफट से। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल स्टेट। फर्दर हम इसको क्लासिफाई करके मैटर को एलिमेंट और कंपाउंड के लेवल पे समझना चाहते हैं। दो पार्ट में डिवाइड किया, प्योर, इम्प्योर। प्योर में दो पार्ट हमने रखे, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट वो होता है जो एक ही टाइप के एटम से बना होता है, कंपाउंड वो होता है दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम से बना होता है। एलिमेंट को हमने तीन पार्ट में बांटा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल मैल्यूबल होते हैं, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल सोनरस होते हैं, मेटल लैशरस होते हैं। नॉन मेटल इसके ऑपोजिट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी पड़े, जैसे डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन बहुत चमकता है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन से बना है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रूम टेम्परेचर पे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा होता है जो थर्मामीटर में यूज होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर मतलब 20 से 25 डिग्री 30 डिग्री आसपास तुम समझ सकते हो। उसके बाद मेटल नॉन मेटल को हमने फिनिश किया। मेटलॉइड के बारे में समझा, सिलिकॉन चिप, जर्मेनियम और बोरॉन। ये हम तीन एग्जांपल हमने समझा, जिसमें हमने समझा कि जो मेटलॉइड होते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच के कुछ पार्ट हैं, तो इसको हम सेमीकंडक्टर भी मेटलॉइड को बोलते हैं, क्योंकि इनमें और सेमीकंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम, मैंने बताया था क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, राइट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। उसके बाद हमने मूव किया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हमने बहुत सी चीजें पढ़ी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर की पार्टिकल की साइज होती है लेस देन 1 नैनोमीटर। और होमोजीनियस में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा। सैचुरेटेड वो सोल्यूशन है जिसमें फर्दर तुम सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं करवा सकते, हाँ, लेकिन टेम्परेचर तुम बच्चों बढ़ाओगे तो और डिसॉल्व हो जाता है। टेम्परेचर इसीलिए फिक्स रखना है सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन देने के लिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल गया, जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है ये भी हमने सीखा था, करेक्ट। उसके बाद कितने टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन, इसके एग्जांपल भी दिए। एलवाइस सॉलिड सोल्यूशन में आता है, जिसमें हमने ब्रास के बारे में पढ़ा, 30% उसमें जिंक होता है और 70% उसमें कॉपर होता है। इसी तरह से जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल, उसमें गैस घुली होती है पानी में, या वॉशिंग सोडा नहीं, मैंने बात किया था तुमको जो सोडा वाटर हम पीते हैं उसके बारे में। और उसके बाद 78% नाइट्रोजन और ये सॉल्वेंट होगा और 21% ऑक्सीजन, ये मिला के जो बनता है सोल्यूशन उसको हम बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमने दो पार्ट में फिर डिवाइड किया। एक तो कोलॉइड का एग्जांपल मैंने शेविंग क्रीम का दिया था, राइट। कोलॉइड के पार्टिकल जो होते हैं उनकी साइज सोल्यूट पार्टिकल की 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। सस्पेंशन में चॉक और वाटर का एग्जांपल दिया था। सस्पेंशन का जो सोल्यूशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं। जबकि कोलॉइड में और होमोजीनियस में, ये भी इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस में और सोल्यूशन में और कोलॉइड में जो सोल्यूशन स्टेबल होता है। अगर दूध को तुम प्योर नहीं मान रहे, इसे छोड़ दो तो ऐसा थोड़े ना होता है, दूध में जो प्रोटीन होती है, राइट, वो नीचे बैठ जाती है, ऐसा नहीं होता है। जो ये कोलॉइड होते हैं, अगर तुम इनके पार्टिकल को अलग करना चाहते हो
तो सिंपल जो फिजिकल मेथड है उससे तो नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा तुम दूध से घी निकाल लेते हो ना। वो कैसा होता है, ऐसे है ना, चर्निंग की जाती है, तो जिससे धीरे 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 सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के जरिए से वो जो घी होती है वो बाहर निकल रहा है। सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड से हम सेपरेशन कर सकते हैं घी का, करेक्ट है। तो ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने मिक्सचर्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है ये समझा, राइट। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या जो मेन डिफरेंस है वो एक मैं तुमको बता देता हूं। मिक्सचर जो होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उनका प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो एटम जिस रेशियो में कंबाइन करते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में ही होते हैं। वाटर अगर बनेगा तो वाटर कहीं से भी लाओगे, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम ही मौजूद होगा। जबकि अगर शुगर सोल्यूशन बनाना चाहे तो चीनी की कितनी भी मात्रा डाल दो पानी में, राइट। ये तो तुम्हारे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस हमने समझा। फिजिकल केमिकल चेंज लास्ट में समझा। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज जिसमें फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं, केमिकली फार्मूला चेंज नहीं हो रहा। केमिकल चेंज ऐसा जिसमें केमिकल फार्मूला ही चेंज हो जाता है। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।